नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर मैं आप लोगों के लिए मर्डर मिस्ट्रीज लेकर आता हूं जिनका अंत काफ़ी अफसोसनाक होता है। तो इसलिए ऑब्वियसली मुझे भी सीरियस रहना पड़ता है। किसी का कत्ल हो जाए, किसी लड़की के साथ कोई ज्यादती हो और मैं मुस्कुराता हुआ आप लोगों को वो खबर बताऊं, तो ये बात बड़ी अजीब और अटपटी लगती है। लेकिन आज मैं जो कहानी, जो वाक़या आप लोगों को सुनाने वाला हूं, वो कोई मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जुर्म की एक ऐसी कहानी है जो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और ये कहानी जुड़ी है भारत के, या फिर यूं कहें कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से। मुकेश अंबानी को पिछले कुछ दिनों से लगातार धमकी भरे ईमेल्स मिल रहे थे, और जब उन ईमेल्स के पीछे का राज सामने आया तो जो पुलिस वाले इस मामले की तफ्तीश कर रहे थे उन्हें भी बड़ी हैरानी हुई कि इस तरह से ईमेल कौन भेजता है और क्यों भेजता है। तो आखिर हैरानी क्यों हुई, कौन ईमेल भेज रहा था, कौन मुकेश अंबानी को धमका रहा था, आज मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी कहानी बताऊंगा। और फिर आपसे जानना भी चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत हुई पिछले महीने, यानी अक्टूबर के महीने में, शुक्रवार 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को मुकेश अंबानी के कंपनी के ईमेल आईडी पर एक मेल आया, और मेल करने वाले ने जो है अपना नाम शादाब खान बताया। शादाब खान के नाम से ही एक आईडी थी जिससे उसने मेल किया था, और उसने मेल करके मुकेश अंबानी को ये लिखा कि वो उसे फ़ौरन 20 करोड़ रुपए दे, और अगर 20 करोड़ रुपए उसने नहीं दिए तो मुकेश अंबानी की खैर नहीं, वो उनकी जान ले लेगा। अब ऐसी धमकियां, ऐसा नहीं कि अंबानी को कोई पहली बार आई हो, इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे किस्से और केस स्टडीज सामने आए हैं, लेकिन किसी भी धमकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो भी मिस्टर अंबानी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं या कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो लोग फ़ौरन मुंबई पुलिस को अप्रोच करते हैं, और गामदेवी पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक रिपोर्ट लिखी जाती है। पुलिस अभी रिपोर्ट लिखती है, जाहिर है किसी ने मेल किया है तो साइबर इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कहाँ से मेल किया गया, किसने किया, उसको ट्रैक करना है। तो ओवरनाइट तो ये काम हो नहीं सकता, लेकिन पुलिस वाले जितनी हो सके फुर्ती दिखाते हुए इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस इस तफ्तीश को आगे बढ़ा पाती और मेल कहाँ से किया गया, किसने किया, उसकी सही पहचान पता लगा पाती, अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को एक और मेल उसी ईमेल आईडी पर आता है और उसी ईमेल आईडी से आता है। और इस बार ईमेल करने वाला शख्स ये लिखता है कि आपसे 20 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आया नहीं, तो अब ये रकम बढ़कर 200 करोड़ हो गई है। अगर आप अपनी जान की खैरियत चाहते हैं तो 200 करोड़ रुपयों का इंतज़ाम कर लीजिए, मुझे वो 200 करोड़ दीजिए, वरना हमारे पास इस देश के यानी इंडिया के टॉप शूटर्स मौजूद हैं, और आपकी सुरक्षा चाहे जितनी भी चाक चौबंद क्यों ना हो, हमारा एक स्नाइपर आपका काम तमाम करने के लिए काफ़ी है। अब ये बहुत ही हार्श और बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंस वाला एक ईमेल था, जिसको पढ़ने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लोग और ज़्यादा परेशान हुए, बेचैन हुए, और उन्होंने इसके बारे में भी मुंबई पुलिस को फिर से अपडेट किया। यह भी लाजमी था कि वो पुलिस को बताते कि भाई पकड़ा तो गया नहीं, अभी दूसरा ईमेल आ गया। अभी मुंबई पुलिस, चूंकि मामला धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, पहले 20 करोड़ की बात हुई, फिर 200 करोड़ की बात हुई, 2 दिनों में 2 मेल आ गए, डराने धमकाने लगा, गोली मार देंगे, स्नाइपर से, तो मामला धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तो पुलिस जो है वो भी सोच में पड़ गई कि कैसे जल्द से जल्द इसे पकड़ें। तो इसीलिए जिस पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मुंबई के गामदेवी पुलिस स्टेशन, उसके अलावा मुंबई के क्राइम ब्रांच की यूनिट को भी इस मामले की जांच में शामिल किया गया, और साथ ही CIU जिसे कहते हैं क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसको भी, इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसको भी इस मामले में इन्वॉल्व किया गया कि आप भी आइए और इस मामले की जांच कीजिए। इस घटनाक्रम के 2 दिन गुजर गए। वो शख्स जो ईमेल भेज रहा था वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन छानबीन करते हुए पुलिस को यह पता चला कि ये ईमेल जो है वो बेल्जियम से भेजा गया है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। तो ये अपने आप में एक और चिंता की बात थी। चिंता की बात इसलिए कि भारत के किसी कोने में होता तो भारत की पुलिस पकड़ लेती। अब सुदूर बेल्जियम में, यूरोपियन कंट्री से अगर ईमेल आ रहा है
धमकी देने वाला शख्स वहाँ बैठा हुआ है, भारत में शूट आउट कराने की धमकी दे रहा है, तो ये अपने आप में बहुत चिंता की बात थी। तो मुंबई पुलिस ने जो है बेल्जियम में जो उस ईमेल को होस्ट करने वाला जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, उससे मुंबई पुलिस बात करने की तैयारी कर रही थी और उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बीच 2 दिन और गुजरे और फिर से एक धमाका हुआ। ये धमाका ये था कि इस बार फिर से उसी शादाब खान ने ईमेल किया और ईमेल करने वाले ने कहा कि 2 दिन और गुजर गए, आपने कोई सुनवाई नहीं की, तो अब आपको रंगदारी के तौर पर मुझे 400 करोड़ रुपए देने होंगे। यानी देखा जाए तो 4 से 5 दिनों में वो रकम 20 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो गई थी। और जो भी ईमेल कर रहा था शादाब खान, वो ये कह रहा था कि हम तो खैर आपको टारगेट करेंगे ही, आपकी जान लेंगे ही, और आपके लिए ये चैलेंज है। लिटरली उसने लिखा, कैच मी इफ़ यू कैन। अगर आप में ये दम है, ये कुव्वत है कि आप हमें पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए। अब आप सोचिए, मुकेश अंबानी जैसा आदमी, मतलब जो अपने आप में एक किंगवदंती हो, जिनके पास इतना पैसा हो कि मतलब जिसका कोई हम जैसे आम लोगों के लिए तो उसका कोई और छोर नहीं है। अब ऐसे किसी आदमी को अगर धमकी मिले और वो लगातार धमकी देने वाला एक के बाद एक धमकियां देता रहे, पुलिस उस तक ना पहुंच पाए, तो अपने आप में कितनी फिक्र की बात हो जाती है। तो एक के बाद एक ईमेल आने की वजह से मुंबई पुलिस जो है बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली इस मामले को और बहुत रिलेंटलेसली इस मामले को और ट्रैक कर रही थी, फॉलो कर रही थी। और इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि पुलिस की जो साइबर एक्सपर्ट्स की टीम है, उन्होंने इस ईमेल आईडी का लोकेशन जो है वो पता कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ईमेल जो है वो बेल्जियम से नहीं, बल्कि वो ईमेल आ रहा था गुजरात से, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गांधीनगर के कलोल इलाके से। पुलिस को जब इस पर्टिकुलर जगह और वहाँ जिस कंप्यूटर से ये ईमेल जनरेट किया जा रहा था उसके आईपी एड्रेस की सटीक जानकारी और उसका लोकेशन मिला, तो पुलिस की एक टीम फ़ौरन कलोल पहुंची। और कलोल पहुंचने के बाद पुलिस की टीम उस आदमी तक पहुंच गई जो ये ईमेल भेज रहा था। ये आदमी कोई शादाब खान नहीं था, बल्कि ये 20 साल का एक नौजवान था, लड़का था, जिसका नाम है राजवीर खंत। और अजीब बात यह भी है कि ये राजवीर खंत कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल भी नहीं है और न ही उसकी कोई ऐसी पास्ट हिस्ट्री है, बल्कि राजवीर खंत जो है एक पुलिस वाले का बेटा है, एक पुलिसकर्मी का बेटा। लेकिन वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और वो कंप्यूटर साइंस में, बेसिकली कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है और कंप्यूटर साइंस में इतना डूबा हुआ है, जिसे कहते हैं इतना एनग्रॉस्ड है, कि वो घंटों कंप्यूटर के सामने ही और कंप्यूटर के साथ ही अपना वक्त गुजारता है। और वो डीप नेट और डार्क नेट का अच्छा जानकार है। तो उसके पास ये जो नॉलेज है, जो उसने अपनी मेहनत से गेन किया, लोगों से सीखा, लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स ने जो सिखाया, पढ़ाया, टीचर्स से जो ज्ञान उसे मिला और ख़ुद उसने जो टाइम डिवोट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि उसे डीप नेट, डार्क नेट की मास्किंग करना, वीपीएन के ज़रिए किसी को अप्रोच करना, ये वो तौर तरीके हैं जिसमें आप किसी को मेल करते हैं या किसी से कोई कम्युनिकेशन करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी और अपना लोकेशन कंसील करके रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। कहने का मतलब ये कि मेल तो गुजरात से ओरिजिन हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे बेल्जियम दिखा सकते हैं। तो ये टेक्निक उस लड़के को पता थी, राजवीर खंत को, चूँकि वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था और वो लगातार इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता रहता था। तो जब वो एक्सप्लोर कर करके उसे जब लगा कि अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ और इस तरह की काम मैं कर सकता हूँ, तो उसने अपने आप को भी ट्राई करने के लिए, प्लस मुकेश अंबानी जैसे आदमी को धमकाकर उससे जो रोमांच पैदा होता है कि कानून के हाथ मुझ तक पहुँचते हैं या नहीं मैं देखता हूँ, उस रोमांच को महसूस करने के लिए उसने ताबड़तोड़ ये 3 ईमेल किए। और फिर राजवीर खंत जब पकड़ा गया तो उसके सामने सच्चाई कबूलने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने पुलिस को सारी बातें बताई और साथ ही उसने ये भी बताया कि उसका कोई पैसे वसूलने का इंटेंशन नहीं था, क्योंकि अगर उसका इंटेंशन होता तो जाहिर है वो फिर पैसे कैसे लिए जाएं, फिरौती कैसे हासिल करूं, कोई बैंक अकाउंट नंबर हो या कहीं कैश डिलीवर हो,
तो और ऐसे भी आदमी 200-400 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए भी कोई लड़का 20 साल का वो कैसे हैंडल करेगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो भी ऐसा पैसा जो जेन्युइन ना हो। तो इसीलिए रुपए पैसे वसूलने का तो सच्चाई यही है कि उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसका पागलपन कह लें या उसकी सनक ऐसी थी कि वो मुकेश अंबानी को धमकी भरा ईमेल भेजकर अपने नॉलेज को और ख़ुद को आजमाना चाहता था कि देखता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ या नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ी अजीब और बहुत ही चौंकाने वाली घटना थी। लेकिन ये इस कहानी का एंड नहीं है, इस कहानी का एक और पहलू है, और वो पहलू ये है जिसे आप कह सकते हैं कॉपी कैट सिंड्रोम। अभी ये लड़का राजवीर खंत शादाब खान के फेक नेम से मुकेश अंबानी को मेल भेज रहा था, और उसकी खबरें लगातार टीवी पर और सोशल मीडिया पर और अखबार और वेबसाइट्स पर आ रही थी। और उसे जो है दूर तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर गांधीनगर से तेलंगाना में बैठा एक 19 साल का लड़का ये खबरें पढ़ रहा था, और उसे ऐसा कॉपी कैट सिंड्रोम हुआ कि उसे लगा कि अच्छा, अगर कोई और आदमी मुकेश अंबानी को धमका सकता तो मैं भी धमका सकता हूँ। फिर उसने अपने ही ईमेल आईडी से मुकेश अंबानी को एक धमकी भरा मेल भेजा, और वो 2 कदम और आगे निकल गया और उसने अंबानी को लिखा कि मुझे 500 करोड़ चाहिए, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की खैर नहीं, तुम्हारी जान को खैर नहीं। तो ये बात जब पुलिस को ऑब्वियसली पता चली, इस बारे में भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया कि एक नया ईमेल आया है रिलायंस इंडस्ट्री में और उसमें 500 करोड़ की धमकी दी गई है, तो पुलिस ने उस मामले को भी ट्रैक करने की शुरुआत की। और फिर एक लड़के को पुलिस ने पकड़ा तेलंगाना से, जिसका नाम है रमेश वनपारधी। और ये रमेश वनपारधी जो है ये बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट है और तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो इन 2 लड़कों के सिरफिरेपन की वजह से मुंबई से लेकर गुजरात और गुजरात से लेकर तेलंगाना तक की पुलिस जो है वो काफ़ी परेशान रही, हलकान रही, और साइबर एक्सपर्ट्स जो है इन दोनों को ट्रैक करने में काफ़ी मशक्क़त करते रहे। लेकिन थैंक्स टू मुंबई पुलिस, इवन गुजरात एंड तेलंगाना पुलिस की, उन लोगों ने इस मामले को सक्सेसफुली ट्रैक कर लिया, और देश के सबसे अमीर आदमी, बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले दोनों नौजवानों को धर दबोचा। दोनों नौजवानों के धमकी देने का मकसद जो है सिर्फ सनक, पागलपन या खुद को आजमाना था, अपने सो कॉल्ड नॉलेज पर ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना था। इरादा उनका कतई रुपए पैसे वसूलना नहीं था, लेकिन अगर इस तरह की वजह से भी कोई किसी को जान से मारने की धमकी दे तो वो अपराध की श्रेणी में तो आता ही है। इसीलिए दोनों लड़कों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। तो अपने आप में ये कहानी बहुत अजीब, बहुत ही चौंकाने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या कोई अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कंसील कर, छुपा कर, किसी दूसरे के नाम से या कुछ दूसरा लोकेशन दिखाकर किसी को ईमेल भेज सकता है, किसी से के साथ कोई कम्युनिकेशन कर सकता है? अगर कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं, कैसे करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जिस तरह से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमारे पास सर्च इंजन होता है, गूगल हो या कोई और भी हो, MSN कभी पहले था, मोज़िला फायरफॉक्स है। तो डीप या डार्क नेट नाम की एक और दुनिया है जो बेसिकली इसी तरह इंटरनेट की एक पैरेलल दुनिया है, और वो एक ऐसी दुनिया है जो हर आदमी के लिए अवेलेबल नहीं है। वहाँ तक पहुँचना और डीप और डार्क नेट में कुछ सर्च करना वो सबके बस का रोग नहीं है। आम तौर पर डीप या डार्क नेट जो है एक ऐसी इंटरनेट की काली दुनिया है जिसमें अपराधी जो है बहुत एक्टिव होते हैं। जो स्मगलर्स होते हैं वो डीप या डार्क नेट का इस्तेमाल करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जो किसी दूसरे आपराधिक गतिविधि में होते हैं, कोई जासूसी कर रहे होते हैं, कहीं कोई टेरर एक्टिविटी प्लान कर रहे होते हैं, या कोई एनक्रिप्टेड मैसेज, यानी मैसेज में दिख कुछ और रहा है, उसके पीछे बात कुछ और लिखी हुई है, इस तरह का एनक्रिप्टेड मैसेज अगर कोई किसी तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस तरह के आपराधिक गतिविधियों, मनी लॉन्ड्रिंग में आमतौर पर डीप और डार्क नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इंटरनेट की एक पैरेलल दुनिया है, लेकिन वो दुनिया सबके लिए अवेलेबल नहीं है और हर आदमी वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। लेकिन ये भी सच है कि डीप और डार्क नेट जो है उसके सिर्फ नेगेटिव यूजेस नहीं हैं, बल्कि उसके पॉजिटिव यूजेस भी हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें विसिल ब्लोवर जो होते हैं, किसी मामले का खुलासा करने वाले लोग, वो पुलिस और कानून को
अपने पहचान के बारे में तो नहीं बताना चाहते, लेकिन किसी मेल प्रैक्टिस के बारे में या किसी गैरकानूनी गतिविधि के बारे में बताना चाहते हैं, तो वो अपनी पहचान छुपाने के लिए कई बार नेट में मास्किंग का सहारा लेते हैं और डीप या डार्क नेट के सहारे अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। ठीक इसी तरह से जो जासूसी एजेंसीज़ है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भी कई बार डीप और डार्क नेट की मदद लेती है, और साथ ही जो एथिकल हैकिंग का काम करते हैं या कोई खुफिया इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, वो भी डीप और डार्क नेट में एक्टिव होते हैं, उसकी मदद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि डीप और डार्क नेट एक ऐसा दुधारी तलवार है जिसका नेगेटिव यूजेस भी है और पॉजिटिव यूजेस भी है। लेकिन अक्सर जो नए उम्र के लड़के हैं और ख़ासकर बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जिनको रुचि है, वो इस डीप और डार्क नेट की दुनिया में खो जाते हैं और उनको ये लगता है कि इस तरह से वो जो है अपनी पहचान छुपाकर लोगों को डरा धमका सकेंगे और अपना कोई भी मनमानी हरकत वो कर पाएंगे। बहुत सारे स्कैमस्टर्स जो होते हैं लोगों को ठगते हैं अपनी पहचान छुपाकर, फिशिंग करते हैं, वो जो है इस तरह के डीप नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 2 लड़के पकड़े गए, इनमें एक लड़का राजवीर खंत, जिसका मैंने नाम लिया, वो डार्क नेट और डीप नेट का बहुत, जिसे कहते हैं कि अच्छा जानकार था। हालांकि इतना अच्छा भी नहीं था कि वो अपनी पहचान छुपा पाता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि दूसरे लोगों के मुकाबले उसे अच्छी जानकारी थी। और इत्तेफाक देखिए, या आयरनी जिसे कहते हैं ना, विडंबना, वो गुजरात पुलिस के एक पुलिस कांस्टेबल का ही बेटा है। यानी खुद पिता जो है वो कानून के मुहाफिज है, कानून के रक्षक हैं, लेकिन बेटा जो है वो कंप्यूटर पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में कुछ इतना आगे निकल गया है कि उसे पता ही नहीं है कि कहाँ कानून की सीमाएं टूट कर वो अपराध की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। तो ये था पूरा घटनाक्रम, और 20 करोड़ से शुरू हुआ फिरौती तो नहीं, रंगदारी वसूली का ये खेल 500 करोड़ तक कैसे पहुंचा और कैसे इन 2 लड़कों की गिरफ्तारी हुई, उसकी यह है पूरी कहानी। तो खैर, इस पूरी कहानी पर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक शख्स की हत्या हुई जिसे पहले लोगों ने एक्सीडेंट समझा, लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई, जांच आगे बढ़ी, तो पता चला कि वो मामला मर्डर का है, क्योंकि जिस आदमी की हत्या हुई थी उस आदमी के बॉडी में मेटल का एक टुकड़ा पाया गया, जिसके बाद ये इस्टेब्लिश हुआ कि वो आदमी जो है किसी एक्सीडेंट का नहीं बल्कि मर्डर कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुआ है। तो उस मामले पर आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ये कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। मिसेस जॉली सोनकर ने कमेंट किया है, उन्होंने स्टोरी को एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग लिखा है और उन्होंने कुल मिलाकर उस पेशकश की तारीफ़ की है। थैंक यू वेरी मच। सीमा मिश्रा जी ने कमेंट किया है, स्वागत है आपका। रोहित सिंह जी का कमेंट है। मौलाना निसार अहमद नागपुरी रेगुलर कमेंट करते हैं। रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है। जय हिंद जय भारत सुप्रतिम बेटा, ऐसा उन्होंने लिखा है, बहुत धन्यवाद आपका। योगेश धरने जी का कमेंट है, सुपर स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग उन्होंने लिखा है। इस तरह की बातों से बड़ी हौसला अफजाई होती है, लेकिन मैं अगर आप में से कोई मेरी आलोचना करता है या नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूँ। बहुत सारे हमारे दर्शक ये कहते हैं कि उस तरह के कमेंट को मैं इग्नोर कर दिया करूँ, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, सारे लोगों को खुश नहीं किया जा सकता, मुझ में भी कुछ कमियाँ होंगी। अगर कोई बताता है तो उसका सहर्ष स्वागत करता हूँ मैं। प्रदीप भाम्बू जी ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। मधु त्रिपाठी जी का कमेंट है, उन्होंने हौसला अफजाई की है। विजेंद्र सिंह जी, विनय नासवाले जी, परूप श्रेष्ठा, जसवंत पटेल जी का कमेंट है। तनवीर अहमद, उमा शंकर राज ने कमेंट किया है और उन्होंने ढेर सारे दिल वाली इमोजीज भेजी है कि उनका मैंने नाम लिया। AB गेमिंग के नाम से आईडी है। लव फ्रॉम आसाम उन्होंने लिखा है। टेक सिस्नो, ये हांगकांग से जो है शो देख रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया है। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा नाम गोविंद कुशवाहा है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, हम आपकी सारी कहानी सुन चुके हैं। अच्छा, हैंडसम लगने के पीछे एक और वजह है। हैंडसम क्या लग रहे हैं, बेसिकली वारदात के लिए एंकरिंग कर रहा था, शम सर बाहर गए हुए थे, आप लोगों को पता है, तो उस दिन मेकअप वेकअप काफ़ी सारा हो रखा था। तो जब मैं यहाँ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ तो चेहरे में काफ़ी चमक थी और मेकअप का असर तो होता ही है, बस वही बात है। रोहित सिंह ने भी कमेंट किया है, पटना बिहार से हैं और इंडिया आउटलुक, इन्होंने एल्विश यादव वाले मसले पर जो है बड़ी शिकायत और नाराज़गी जताई है और इन्होंने कहा है कि वो एल्विश के फ़ैन हैं, लेकिन जिस तरह से वारदात में हमने एल्विश के बारे में खबर दिखाई उससे उनको बहुत धक्का लगा और बुरा लगा कि हमने एल्विश के बारे में बुरी खबर दिखाई। देखिए,
अगर आप ऐसा सोचते हैं बंधुवर, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम किसी भी चीज़ को जस का तस रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, पार्टी बने बगैर। कम से कम क्राइम तक के इस प्लेटफॉर्म पर तो हम इस चीज़ के लिए वाउच कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। अब अगर कोई संगठन, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एल्विश यादव का नाम लेकर पुलिस को कंप्लेंट करती है, और न सिर्फ कंप्लेंट करती है, पुलिस उस मामले में एल्विश यादव के नाम पर एफआईआर लिख लेती है, तो ये खबर तो रिपोर्ट होगी ही। अब एफआईआर लिखने के बाद जब जांच हो रही है तो एल्विश के खिलाफ कोई सबूत मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये बाद की बात है, उसकी भी रिपोर्टिंग होगी। लेकिन प्राइमा फेसाई जो चीज़ सामने आई थी, हमने उस चीज़ को जस का तस रिपोर्ट किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि हम एल्विश यादव को कोई गुनहगार करार दे रहे हैं या कोई उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या ना तो हम उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। मतलब हम कोई नहीं है, कहने का मतलब यह है, हमारा बस इतना काम है कि जितनी जानकारी है और जिस रूप में है उस जानकारी को उस रूप में आप तक पहुंचाना। तो इसीलिए आप ये कतई ना समझें कि उसमें हमारा कोई से या हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। प्लीज़ अपने आप को करेक्ट कीजिए और हमारी भूमिका को गलत तरीके से जज मत कीजिए। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, और वो भी बहुत विनम्रता से। कनक शर्मा जी ने कमेंट किया है, ये भी आसाम से हैं। इन्होंने लिखा है, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू वेरी मच। टिया कुमावत ने कमेंट किया है, और उन्होंने ये लिखा है, जो घटना मैंने सुनाई थी, एक्सीडेंट का मामला जो मर्डर में कन्वर्ट हुआ, वो बता रहे हैं कि उनके कज़न का मामला है, उनके भाई थे वो। तो बहुत दुखद है। और टिया जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके पूरे परिवार के साथ। और मनोज प्रभाकर जी ने भी कमेंट किया है, और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। रीना शर्मा जी का कमेंट है। शुभो बिजोया, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। भाविक मोडिया जी कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के कमेंट पढ़ नहीं सकता, लेकिन मुकेश अंबानी को धमकाने के मामले पर जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई, उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।